जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे बात करेंगे। हम लोग आज देखिए टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए इसमें तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप। पहले तो इसमें देखिए पहला टाइप ये होता है कि कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे, आपको ध्यान देना है अच्छी स्थिति पे। तो जब सवाल में आपको अच्छी स्थिति पे पूछेगा तब आपको अलग तरीके से करना है। उसी तरह मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, तो उसका अलग एक डेरिवेशन होता है। ठीक उसी तरह अच्छी निरक्षी के बाद फिर नेक्स्ट आता है किसी अन्य बिंदु पर यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें तीन टाइप के होते हैं, तो तीनों का मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा कि अच्छी क्या है, तो आइए समझते थे। यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विध्रुव क्या है। तो द्विध्रुव का और एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या चीज़। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि दो समान मान के आवेश मान में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और नेचर में विपरीत होने चाहिए। तो दो समान मान के आवेश यदि नेचर में विपरीत हों, यदि उनको अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो इस तरह की बनी संरचना या इस तरह का बनन निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, अगर मान लीजिए कोई धनात्मक आवेश है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, ये ध्यान देना है। अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो उसके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। तो इसको विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि अगर जैसे दो तीव्रता एक ही दिशा में होती है, जैसे मान लीजिए ये पहली तीव्रता इसका नाम E1 है और दूसरी तीव्रता इसका नाम E2 है, तो अगर ये एक ही दिशा में होती हैं तो जो परिणामी तीव्रता अर्थात फाइनल जो तीव्रता आती है वो होता है E बराबर E1 प्लस E2। अगर मान लीजिए दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब एक इधर है और दूसरा इधर है, तो जब मान लीजिए इसका मान E1 है और इसका मान E2 है, तो अगर विपरीत दिशा में रहती हैं तो इनका परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर हो जाते हैं बड़ी तीव्रता माइनस छोटी तीव्रता। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी रहेगी उसको पहले लिख देंगे, फिर माइनस जो छोटी रहेगी उसको बाद में। उसी तरह अगर मान लीजिए दो तीव्रताएं अगर किसी कोण पे हैं, जैसे मान लीजिए एक तीव्रता इधर है E1 और इधर है E2, और ये कुछ कोण पे बने हुए हैं, तो इनका परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, वही वेक्टर वाला, वेक्टर R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए और बी का मतलब यही E1 E2 हम मानेंगे, और कॉस थीटा का मतलब कितने डिग्री पे ये बने हुए हैं यही हम यहाँ पे रखेंगे। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आपको आइए समझाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि दो आवेश जो मान में समान हो, जैसे एक माइनस आवेश इधर है और एक प्लस आवेश इधर है, तो प्लस माइनस दो आवेश हैं और मान में विपरीत हैं, मान में विपरीत नहीं, मान में समान है और चिन्ह में विपरीत हैं। तो यदि इनको अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस तरह की बनी संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब यहाँ पे हमको समझना है अच्छी स्थिति क्या होता है। अच्छी स्थिति का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है इसके सीध में जो लाइन खींच देते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं अक्ष, अर्थात इसी अक्ष पे हमसे तीव्रता पूछी जा रही है। और आप ये भी जानते होंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई आवेश है, धनात्मक आवेश, और इससे r दूरी पर एक कोई बिंदु P है, और यहाँ पे मान लो कोई परीक्षण धनावेश Q0 रखा हुआ है, तो इसके कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर मान लीजिए एक आवेश है तो उसके लिए फार्मूला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश आ गया तो इसके अच्छी स्थिति पर, अर्थात इसी पे एक बिंदु में मान लेता हूँ P, और यहाँ पे कोई आवेश है, उसी की मुझे इन दोनों के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आ रही है उसी के फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि इससे पहले के वीडियो में कि इसके बीच की दूरी 2L क्यों ली जाती है, क्योंकि जो भी दूरियां नापी जाती है
वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती है। तो इसलिए इधर वाले देखिए यहाँ से यहाँ तक 2L होता है, तो इसको हम लोग दो हिस्से में L, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, दो हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसके मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और इन्हीं दोनों आवेशों के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बन रही है, इसी के फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने माना R, तो अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ L हम निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक R माइनस L। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R माइनस L। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक R है, अगर मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक R और ये L मिला दीजिए, तो हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, ये मेन इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर फिगर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर आपको ये फिगर समझ में आ जाता है तो आगे का जो डेरिवेशन होता है बहुत आसान हो जाता है। देखिए जैसे आप इसको बना लेंगे, देखिए अब हम ये लिखेंगे कि पहले लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर यानी इसके कारण यहाँ पे कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि आवेश का मान, जब तीव्रता की बात आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पे आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको नहीं रखना है। तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेता हूँ माइनस Q आवेश के कारण है तो इसको मैं E1 मान लेता हूँ। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान Q, देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी है R प्लस L और यहाँ पे स्क्वायर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस Q के लिए तो बीच की दूरी R प्लस L लिया, अब प्लस Q के लिए लूँगा तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी R माइनस L। यहाँ इसको दूसरा मैं मान लेता हूँ, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान Q, बीच की दूरी हो जाएगी R माइनस L, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है परिणामी तीव्रता। देखिए परिणामी तीव्रता निकालेंगे कैसे, तो हमने अभी अब आपको बताया था कि अगर धनात्मक आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होगी और ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होगी। तो यहाँ पे जो माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं E1 मान लेता हूँ और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं E2 मान लेता हूँ। तो आइए देखते हैं, देखिए धनात्मक आवेश है ये, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आवेश से दूर की ओर होगी, तो अर्थात E2 की डायरेक्शन इधर होगा। उसी तरह ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ऋणात्मक के कारण आवेश की ओर होगा, तो ये इधर होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ E1। और मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जब दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में होती हैं तो बड़ी माइनस छोटी हम घटाते हैं। तो हम निकालने वाले हैं इसका परिणामी तीव्रता। देखिए परिणामी तीव्रता हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ई बराबर, अब इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन, आइए समझते हैं। देखिए आपको मैं समझाऊं कि जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 20/5 माइनस 3 और हमने लिखा है 20/5 प्लस 3। देखिए तो हो जाएगा 20 यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सही रहेगा। एक मिनट, 2 नहीं 3 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा 20/5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 20/8। देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 2.5। ठीक है, हाँ ठीक है 2.5 आएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हर में माइनस होता है तो वैल्यू बड़ी आती है और हर में अगर प्लस होता है तो वैल्यू छोटी आती है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं। देखिए अब इनमें कन्फ्यूज़न है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है।
तो हमने आपको ये बताया कि अगर माइनस रहता है तो वैल्यू बड़ी आती है और प्लस रहता है तो वैल्यू छोटी आती है। और तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये जो E2 है ना, ये तो हम कह सकते हैं कि जो E2 है ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है E1 से, तो ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी बड़ी तीव्रता माइनस छोटी तीव्रता। तो E बराबर लिखेंगे, देखिए E2 का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस लगाइएगा और यहाँ हो जाएगा E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो इसको आप बाहर निकालिए, तो ये जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, तो ये अंदर बचा 1/R माइनस L का स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो इस यहाँ पे लिखेंगे आगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फाइनली इनको कंबाइंड कर लीजिएगा तो हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। इसका गुणा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर इधर इसका गुणा कर दीजिए तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए दोनों में स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा ध्यान से, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R प्लस L और R माइनस L, फिर पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम A प्लस बी और A माइनस बी के रूप में ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R L। अब देखिए यहाँ माइनस है तो जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा। अगर इसको हम लिखेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, तो माइनस के अंदर गुणा कर दीजिएगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस में, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर और L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक कोष्टक में प्लस भी एक कोष्टक में माइनस भी, तो ये फाइनली बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फिर पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखिए 2RL ये हो जाएगा 4RL और 4RL को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2RL। देखिए यहाँ पे 2RL बचा है, यहाँ पे 2RL, तो 2RL जोड़ के 4RL होगा और 4RL को हम 4 को कम्प्लीटली तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2RL। अब देखिए ये L स्क्वायर, आपको मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव में जो बीच की दूरियाँ होती हैं वो L बहुत ज़्यादा छोटी अल्प दूरी होती है, बहुत ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि जो L होता है ये लगभग इसको हम 0 मान सकते हैं, यानी इतनी ज़्यादा छोटी दूरी होती है कि इसको हम 0 मान सकते हैं। और आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिख लेंगे Q और एक ले लेंगे 2 और L, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा P, Q एक 2 और L यानी ये हो जाएगा P। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे इतने के स्थान पे P, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे देखिए Q2L जब ले लेंगे तो बचेगा 2R, तो 2R और भाई ये अल्प दूरी होती है तो इसको हमने 0 मान लिया है, तो यहाँ हो जाएगा R और स्क्वायर है तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सॉरी यहाँ पे इतने के स्थान पे मैंने P माना था तो यहाँ लिख देंगे P, क्योंकि Q2L के स्थान पे P हो जाएगा और यहाँ 2R बचेगा, इसको लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2P अपॉन R के पावर 3। तो ये होता है दोस्तों किस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, सॉरी बिंदु नहीं, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी तरह हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।